नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन की और इसके अलग अलग दावों को लेकर उठ रहे सवालों की। कोरोना के गंभीर संकट के बीच में 1 मई से 18+ के लोगों को टीका लगेगा और इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है। लेकिन इससे पहले ही कई राज्यों ने 1 मई से टीकाकरण शुरू करने से हाथ खड़े कर दिए। महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान सरकारों ने साफ किया है कि वे वैक्सीन की कमी के कारण 1 मई से वैक्सीनेशन अभियान शुरू नहीं कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर में भी वैक्सीन का संकट है। वहीं राज्य सरकारों की समस्या से केंद्र सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। केंद्र सिर्फ 45 साल से ऊपर वालों के वैक्सीनेशन को लेकर प्रतिबद्धता जता रही है। 18+ की जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़ दी गई। वैक्सीन की कीमत को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर कर वैक्सीनेशन में 32,000 करोड़ के घोटाले की आशंका जताई गई है। साथ ही देश में वैक्सीन की कीमत पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले खुद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर केंद्र से वैक्सीन की कीमतों का आधार पूछा था। इधर बंबई हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और साथ ही भारत बायोटेक को कोविड-19 के टीके 150 रुपए प्रति टीके के एक समान दर से बेचने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। हालांकि कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी। दरअसल वैक्सीन की कमी और अलग अलग कीमतें शुरू से ही विवादों में रही हैं। कंपनीज केंद्र को 150 रुपए में टीका दे रही हैं, इसलिए कई राज्य नाराज हैं। सवाल ये है कि मौजूदा संकट में सस्ती और कारगर वैक्सीन कैसे मिले। करेंगे पड़ताल, लेकिन उससे पहले नजर रिपोर्ट पर। कैसे बनेगी वैक्सीन से बात। 18+ को 1 मई से वैक्सीन। कई राज्यों ने खड़े किए हाथ। वैक्सीन कीमत पर भी उठे सवाल। देश कोरोना के महासंकट से जूझ रहा है। रोज मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। वैक्सीनेशन से उम्मीद है, लेकिन कई राज्यों ने 1 मई से वैक्सीनेशन अभियान टाल दिया है। राजस्थान सरकार का कहना है कि उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट को 3.5 करोड़ वैक्सीन की डोज का ऑर्डर दिया, लेकिन ये कब मिलेगी अभी साफ नहीं हो पाया। महाराष्ट्र का भी कहना है कि वैक्सीन की कमी की वजह से 1 मई से वैक्सीनेशन का नया चरण शुरू नहीं होगा। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने साफ कहा कि दिल्ली में वैक्सीन नहीं है। सर, 1 तारीख से जो वैक्सीनेशन होने वाला है 18 से अबव एज का, तो क्या उसके लिए प्रिपरेशन दिल्ली गवर्नमेंट ने कर चुकी है और वैक्सीनेशन अलर्ट है कि उस एज के ग्रुप को नहीं? अभी वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन के लिए हमने कंपनी से रिक्वेस्ट की है। अभी जैसी वैक्सीन आती है तो आपको बताएंगे। ओडिशा में भी वैक्सीनेशन 1 मई से शुरू होना मुश्किल है। फिलहाल अभी 12 जिलों में वैक्सीनेशन ठप है क्योंकि वैक्सीन ही नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी वैक्सीनेशन का संकट है। उम्मीद है कि 20 मई के बाद ही वैक्सीनेशन शुरू हो पाएगा। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू का भी कहना है कि पंजाब में वैक्सीन की भारी किल्लत है और 1 मई से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू नहीं होगा। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने वैक्सीन को लेकर राज्यों की समस्या पर गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 45 साल से अधिक की उम्र वालों के लिए हम और वैक्सीन देंगे। 1 तारीख के बाद हमने बड़ा स्पष्ट नीति तय की है, क्योंकि स्टेट्स की डिमांड थी कि इसको लिबरलाइज करो, हमारे को भी अधिकार दो पॉलिसी को तय करने का, हमको भी जो है वैक्सीन को खरीदने का अधिकार दो। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, अब जितनी वैक्सीन देश में बनेगी हम उसका आधा 50% भारत सरकार अपने पैसे से खरीद के वो सारा का सारा भी आपको देगी। 45 साल से ऊपर के लोगों को उसी प्रकार से वैक्सीनेट करने के लिए, और बाकी 50% के लिए हमने स्टेट्स को कहा है कि अब आप जो बाकी कैटेगरी है उसके लिए आप कंपनी से आपके लिए उपलब्ध कराई जाएगी। एक तरफ वैक्सीन की कमी का संकट है तो वहीं वैक्सीन के दाम को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। शुरुआत में भारत बायोटेक कंपनी के चेयरमैन डॉक्टर कृष्णा एला ने कहा था कि हम पानी के बोतल से भी कम कीमत पर वैक्सीन देंगे, लेकिन अब राज्यों को ये वैक्सीन 600 रुपए में और प्राइवेट अस्पतालों को 1200 रुपए में दी जा रही है। वैक्सीन के दाम पर सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र से वैक्सीन की कीमत निर्धारण का आधार पूछा। वहीं सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई जो दावा करती है कि टीकाकरण अभियान में 32,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। वकील दीपक आनंद मसीह की ओर से दाखिल की गई याचिका में कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए हैं। याचिका में कहा गया है, पश्चिमी देशों में कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली गई, लेकिन उनकी कीमत 150 से लेकर 200 रुपए से ज्यादा नहीं है। देश में यही वैक्सीन आम लोगों को 600 रुपए में मिल रही है।
दरअसल आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के माध्यम से केंद्र सरकार मूल्य नियंत्रित करती है। अधिनियम की धारा 3 के तहत सरकार ने ड्रग्स मूल्य नियंत्रण आदेश लागू किया था। डीपीसीओ ने जरूरी 800 से अधिक दवाओं को सूचीबद्ध किया और उनकी कीमतों को कैप किया। कीमतों की कैपिंग एक फॉर्मूले के आधार पर की जाती है, जो कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण तय करता है। इसे 1997 में बनाया गया था। सवाल ये है कि क्या सरकार डीपीसीओ के माध्यम से कोविड-19 टीकों की कीमत को नियंत्रित नहीं कर सकती? ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, पहले कोरोना की मार, उसके बाद जिस तरह से दवाइयों को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर और उसके साथ साथ अब वैक्सीन की किल्लत हो रही है, उस बाबत समस्या सिर्फ बढ़ रही है, किसी भी तरीके से घटती हुई नजर नहीं आ रही है। कोई ऐसी समस्या जिसका समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी हुई है, क्यों यहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर लगातार राज्य सरकारें जो है सवाल खड़ा कर रही हैं, केंद्र सरकार के पास जवाब नहीं है। बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर विजय खेरा हैं, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। महिमा सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, वो भी हमारे साथ हैं। और डॉक्टर अनिल के पांडे, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर कोवैक्सीन, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही संजय द्विवेदी हैं, जो कि नेता है शिवसेना के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इस बाबत यहाँ पर सबसे जो परिस्थितियां हैं उस बाबत अगर देखा जाए तो लोग परेशान हैं, जनता बेहाल है कि आखिर इन समस्याओं का अंत होगा कैसे। कोरोना का कहर चारों तरफ, ऊपर से कहीं पर ऑक्सीजन की किल्लत, दूसरी तरफ दवाइयों की किल्लत, और उसके अलावा वैक्सीन, जिसको ये माना जा रहा था कि एक तरह से संजीवनी का काम करेगी और वैक्सीन अगर लगेगी तो कहीं ना कहीं कोरोना पर नियंत्रण हो पाएगा। लेकिन जो कई राज्य हैं, खासतौर पे गैर बीजेपी शासित जो राज्य हैं, उन्होंने 1 मई से जो अभियान शुरू होना था उसको लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। क्यों ऐसी परिस्थितियां बनी हुई है, बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले डॉक्टर अनिल के पांडे जी, मैं आपसे ये समझना चाह रही थी कि अभी अगर देखा जाए पूरे देश के माहौल को देखते हुए, फिलहाल देश की स्थिति को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए, वैक्सीन को लेकर क्या है अभी सही मायने में आंकड़ा क्या है, कितना है हमारे पास, कितना प्रोडिक्शन करने की क्षमता है, कितना राज्यों को दिया जा सकता है, कितना केंद्र रख सकता है, क्या है वास्तविक परिस्थिति? डॉक्टर अनिल, आपको आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल जी। ये मेरे से सवाल। हाँ। देखिए, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का तो ये माना जा सकता है कि इंडिया वर्ल्ड में एक हब है। सीरम इंस्टीट्यूट ने पहले डिक्लेयर किया कि वो पर मंथ 10 से 15 करोड़ जो डोज वैक्सीन का प्रोड्यूस कर सकते हैं। कोवैक्सीन भी लगभग 1.25 to 1.5 करोड़, कैडिला के पास भी ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ पर मंथ। तो आप से सोच सकते हैं कि हम लोग लगभग मतलब 180 करोड़ हर साल डोज हम लोग इंडिया पैदा कर सकता है आराम से। 150 करोड़ से ऊपर आपको लगभग सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट कर सकता है, अगर वो अपनी फुल कैपेसिटी अप्लाई करें। तो उसमें उन्होंने शायद सपोर्ट की मांग की है और आई थिंक गवर्नमेंट के साथ ऑलरेडी उनकी टाई अप हो गई है और अब अपनी वो जो 60 to 70% कैपेसिटी की बजाय वो 100% कैपेसिटी अप्लाई करेंगे, ऐसा बात बनी हुई है। जैसे मैं कोवैक्सीन के एक साइट का प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हूँ, तो कुछ हम लोगों से भी डिस्कशन होती है। तो सीरम ये कोवैक्सीन भी बढ़, इसके साथ साथ और भी 3-4 कंपनी भारत में है, लाइक अभी डॉक्टर रेड्डी जो स्पुतनिक के लिए उनको अभी गवर्नमेंट से डीसीजीआई से ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है। सिमिलरली बायोलॉजिकल सैनोफी, ये लोग भी लाइन में है फेज 3 ट्रायल के लिए। तो ये शायद 1 से 1.5 महीने अगला हो सकता है कि थोड़ी सी सप्लाई कम रहे, शायद मे बी प्रिपेयर भी हो, बट उसके बाद वैक्सीन की सप्लाई में मुझे नहीं लगता है कि इंडिया से ज्यादा कोई भी कंट्री से ज्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकता है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं। ठीक है, एक बात बताइए, मैं सरल शब्दों में समझना चाह रही थी, भारत की अभी जो जरूरत है खासतौर पे वैक्सीन को लेकर, और उसके साथ साथ अभी चूंकि जल्दी में ही चाहिए क्योंकि लगातार कोरोना पैर पसारता जा रहा है, ऐसे में क्या भारतीय कंपनी जो कि वैक्सीन बना रही है, चाहे फिर वो बायोटेक है या फिर दूसरी तरीके से सीरम इंस्टीट्यूट, क्या वो पूरी तरीके से सक्षम है कि सही समय पर सीमित समय में जो देश की जरूरत है उस मुताबिक वैक्सीन की सप्लाई कर सके, मैन्युफैक्चरिंग कर सके? देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि तो अभी जो वैक्सीनेशन किया जाएगा ये अभी के वेव को कंट्रोल कर सके, ये सही नहीं है। क्योंकि ये जो अभी लगेगा भी, तो आप देखिए कि कोवैक्सीन का 28 डेज पर सेकेंड डोज लगेगा, उसके 14 डेज बाद उसकी इम्यूनिटी डेवलप होगी। सिमिलरली जो कोविशील्ड है
उसका ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ने भी 6 to 8 वीक कर दिया है। तो ये तैयारियां आपको अगर इसके बाद जो थर्ड वेव आ गई उसके लिए है, ये जो है। हाँ, अब आ गई बात कि क्या सक्षम है। देखिए 18 साल से ऊपर लगभग अराउंड 95 to 100 करोड़ पॉपुलेशन आती है और हार्ड इम्यूनिटी के लिए यू नीड 70% पीपल टू बी वैक्सीनेटेड। 70 करोड़, लगभग 70 करोड़ के आसपास लोगों को करना चाहिए। तो इस दायरे में अगर आपका टारगेट है कि हम इस साल के अंत तक इस टारगेट को हम अचीव करें, मतलब आपको लगभग 40 से 50 लाख लोगों को या उससे ज्यादा, एक्चुअली आप उससे ज्यादा, हम 40 से 50 बहुत कम बोल रहे हैं, इससे काफी ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करनी पड़ेगी। अब इसमें चैलेंजेस ये होगी कि आपको ऑलरेडी ये हेल्थ केयर वर्कर, पैरामेडिकल, नर्सिंग स्टाफ कोविड केयर के इस पैंडेमिक, यू कैन से इस सुनामी में लगे हुए हैं, तो आपको मैन पावर रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे, कैंप ज्यादा करने पड़ेंगे, वैक्सीनेशन सेंटर को डबल या ट्रिपल करना पड़ेगा। तो इट्स अ बिग चैलेंज, इट्स नॉट एन इजी टास्क। ठीक है, बहुत बड़ा एक चैलेंज। ठीक है, एक सवाल और, उसके बाद मैं अपने दूसरे मेहमानों की तरफ जाऊंगी। यहाँ पर जो अभी प्राइस रेट को लेकर बातचीत हो रही है, खासतौर पे अगर बायोटेक की बात की जाए तो उसके चेयरमैन ने ये भी कहा था, जब बाकायदा उस दौरान वैक्सीन को लेकर जिक्र चल रहा था और उसकी सप्लाई को लेकर बात हो रही थी, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि हम जो पानी की बोतल होती है उसके दाम पर बाकायदा वैक्सीन मुहैया करवाएंगे। फिर अचानक से क्या हुआ कि प्राइवेट अस्पतालों के लिए अलग, आम जनता के लिए अलग, केंद्र के लिए अलग, अलग अलग प्राइसेस यहाँ पर निर्धारित कर दिए गए हैं। क्या कोई मजबूरी है यहाँ पर जो निर्माता कंपनी है, या फिर वजह कुछ और है असल? देखिए, प्राइस के ऊपर ये डिसीजन जो होते हैं, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट अपना एक कमेंट दे चुका है, इसमें शायद ज्यादा बोलना मैं उसके लिए कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं हूँ, लेकिन ये जरूर है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, स्पेशली जो ये होल वेरियन फुली किल्ड वैक्सीन है, और उसमें जो ये देखा इन लोगों ने और भी बीच में कुछ ट्रायल किए हैं कि जो न्यू स्ट्रेन एंड न्यू वेरिएंट के ऊपर भी इफेक्टिव है, तो खर्च उसके हिसाब से बढ़ते गया। जब वो अनाउंसमेंट था वो फेज 1 के टाइम का था और नंबर ऑफ ट्रायल पार्टिसिपेंट ज्यादा बढ़े, तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से भी कॉस्ट होता है। बट government will work with the company. I am not the competent person to tell on the cost of this vaccine. ठीक है, एक सवाल यहाँ पे डॉक्टर अनिल, एक बात बताइए कि अभी जो आपने कहा कि जो भी हमारी कंपनीज हैं जो बाकायदा वैक्सीन बना रही हो पूरी तरह से सक्षम है सप्लाई करने में भी, मैन्युफैक्चरिंग करने में भी, उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो देश में वैक्सीन की कमी है। कई राज्य हैं जहां पर उनका ये कहना है मुख्यमंत्रियों का कि बाकायदा उनके यहाँ कई वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो चुके हैं। 1 मई से जो अभियान शुरू होना है उसके लिए कह रहे हैं कई राज्य, चाहे वो राजस्थान हो या फिर महाराष्ट्र, उनका कहना यह है, दिल्ली में भी बाकायदा कहा जा रहा है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, हम इस अभियान को शुरू नहीं कर सकते। ये कमी क्यों है? जब पूरी तरीके से कंपनी सक्षम है वैक्सीन का निर्माण करने में, फिर ये दिक्कत क्यों आ रही है? देखिए, इसका वजह ये मैं बता सकता हूँ कि जब ये वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था तो हर डिस्ट्रिक्ट को, हर सेक्टर को एक टारगेट दिया गया था और लोग आ नहीं रहे थे। लोग इवन 60%, 70% टारगेट अचीव नहीं कर रहे थे। तो कंपनी मैन्युफैक्चर की कितना डिमांड है उसके हिसाब से लोग करते हैं। ये जो पैंडेमिक आया था जो अनप्रेडिक्टेड था, किसी के लिए भी इतना ज्यादा ये लार्ज स्केल पर और इतना हाईली इफेक्टिव होगा, तो लोगों में ये डर आया। उसके बाद से जो ये डिजायर लोगों की बढ़ी है, तो उस समय आपको डिमांड सप्लाई में गैप दिख रहा है। इसमें कुछ रोल मैं ये भी मानता हूँ, शुरू में जो स्लो चला, शायद मे बी मीडिया, मे बी सम पॉलिटिकल पार्टी, जो थोड़े से मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन लोगों ने वैक्सीन के बारे में दिए, और आज ये प्रूफ हो गया है कि वैक्सीनेशन के बाद सीरियस कोविड किसी को नहीं हुआ है, मतलब वेरी रेयर। ये हम लोगों को, हमारा भी कोविड हॉस्पिटल है, मैं बोल सकता हूँ कि सीवियर कोविड मैंने रेयरली आपको मिलेगा, एटलीस्ट निमोनिया लोगों को नहीं मिला। इन्फेक्शन हुआ भी तो माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक कंट्रोल। तो शायद ये मैक्सिमम लोग अगर वैक्सीनेट हो गए होते तो शायद हम मोर्टेलिटी को कुछ और भी कम कर सकते थे, और एटलीस्ट लोगों ने लेसन लिया, और ये अब वैक्सीनेशन के लिए लंबी लाइन लगेगी, ये लोगों को अभी समझ आ रहा है। ठीक है, डॉक्टर विजय खेरा, अभी आपने डॉक्टर अनिल के पांडे की पूरी बात सुनी। उन्होंने कहा कि जो कंपनीज हमारी सक्षम है वैक्सीन के निर्माण को लेकर, सप्लाई चेन में दिक्कत जिस तरह से पेश आ रही है, खासतौर पर अगर अलग अलग राज्यों के देखा जाए तो वहां पर उन्होंने 1 मई से अभियान को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जागरूकता को लेकर कमी थी, कहीं ना कहीं सप्लाई को लेकर कमी थी, सिस्टम को लेकर कमी थी, जो एक सप्लाई चेन होनी चाहिए थी, एक जो पूरी प्लानिंग होनी चाहिए थी, उसमें कमी है कि लोग जागरूक नहीं हो पाए, कई डोजेस बर्बाद हो गए, करोड़ों की संख्या में अगर देखा जाए तो डोजेस को लेकर नुकसान हुआ था। चूक मानते हैं आप यहाँ पर सिस्टम के साथ? आपकी दोनों बातें सच है। ये भी सच है कि जागरूकता में कमी थी,
लोग वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं थे। इतना प्रचार प्रसार करने के बावजूद भी ये हुआ कि बहुत सारे लोग तैयार नहीं हुए थे, उनमें डर समाया हुआ था। इसका कारण भी था कि कई लोगों ने, बड़े बड़े नेताओं ने ये बोल दिया कि वैक्सीन 2 ट्रायल की हुई है, तीसरा ट्रायल नहीं हुआ, ये पूरी तरह से सफल नहीं होगी, 1-2 मौतें हो गई इससे। इस तरह का जो प्रचार हुआ तो ये लग रहा था कि लोग आगे नहीं आ रहे थे। अब जब मतलब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ही नहीं आने को तैयार था, मैं नहीं लगवाऊंगा, मेरे लोग नहीं लगवाएंगे, इस तरह का जो प्रचार गया पूरे हिंदुस्तान भर में, उसके लोगों में इसकी वैक्सीन के लिए उत्साह नहीं जगा और बल्कि उल्टा कुछ डर समाने लगा। तो ये हालात थी कि जब मान लो उदाहरण के तौर पर हम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें तो वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में अगर वो स्टोरेज की अपनी व्यवस्था कर सकते थे और अधिक, उनके पास सिर्फ 5 करोड़ डोजेज की व्यवस्था थी तो नहीं की, क्योंकि लगवाने वाले नहीं थे तो बना के रखेंगे कहाँ और क्यों रखेंगे। एक तो ये समस्या आई सबसे पहली। अच्छा, दूसरी बात जो आप कह रहे शॉर्टेज की, शॉर्टेज इतने बड़े देश में स्वाभाविक थी, कुछ भी कर लेते आप 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए वैक्सीन लगाना संभव ही नहीं था। इस समय योजना बनाई थी, उस समय भी ये बात थी कि ये लगते 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 साल पूरा लग जाएगा और कम से कम आधे से अधिक लोगों को हम मई एंड तक लगा पाएंगे, ओल्ड एज वालों को। इसलिए सबसे पहले ओल्ड एज वालों को और मेडिकल स्टाफ को आगे रखा गया। अगर डॉक्टर्स आगे नहीं आए होते लगवाने के लिए वैक्सीन तो शायद लगवाने के लिए लोग ही नहीं मिलते। जब उन्होंने देखा कि डॉक्टर लोग सबसे पहले लगवा रहे हैं, सबसे आगे आ रहे हैं, तो उनका उसमें भरोसा जगा। जब ये कहने के लिए लोगों को ये लगने लगा कि यहाँ के साइंटिस्ट और डॉक्टर ही बेकार है, सरकार की भाषा बोल रहे हैं, इस तरह की बात जब गाँव में पहुंची तो मैं झांसी का हूँ, मैंने अपने ही क्षेत्र में देखा पढ़े लिखे लोग, वकील लोग तक, इन लोगों को तक को शक पड़ने लगा था कि भाई ये लोग कैसे बोल रहे हैं, कैसे लगवाएंगे हम वैक्सीन, पहले प्रधानमंत्री लगवाएं, पहले मुख्यमंत्री लगवाएं। तो ये डर भी था, इस कारण से ओवरडोज बना के स्टोरेज की व्यवस्था नहीं की। दूसरी बात, रॉ मटेरियल के लिए हम अमेरिका पर निर्भर थे। आज हमने 3-4 चीजों को कवर कर लिया है, ये अच्छी बात है। सरकार ने इतने मोर्चों पर एक साथ लड़के काफी आगे हम लोग सफल हो गए उसमें। जैसे अमेरिका रॉ मटेरियल देने के लिए तैयार हो गया है पूरा, तो हम डोजेज ज्यादा बना पाएंगे। दूसरा, हमने दूसरी कंपनी से भी कोवैक्सीन कोविशील्ड तो हम बना ही रहे हैं, इसके अलावा फाइजर है, हॉपकिंस है। नहीं तो जब आप सभी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, सभी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, आप ही ने कहा कि सरकार इस वक्त कई चुनौतियों का एक साथ सामना कर रही है, तो फिर प्राइस रेट को लेकर क्यों मामला अटका हुआ है? प्राइस रेट को लेकर बाकायदा जो वैक्सीन की प्राइस है, उसके रेट्स हैं, उसको लेकर क्यों समस्या बनी हुई है? 1 नेशन 1 प्राइस 1 वैक्सीन, इस तरह की आखिर क्यों प्रोसीजर शुरू नहीं हो पा रहा है? खासतौर पर तब जब बजट में भी बाकायदा वैक्सीनेशन को लेकर एक अच्छी खासी रकम निर्धारित की गई थी। अब आप जो कह रही हैं इसके कारण है। हाँ। उसके कई कारण हैं। एक तो यह है, जो वैक्सीन बनाएगी कंपनी वो तो मुफ्त देगी नहीं, पैसे तो हमको ही देना है, हमको माने हमको, आपको, सरकार को, किसी को नहीं देना है। केंद्र सरकार ने अभी घोषणा की है कि 15 करोड़ वैक्सीन हम मुफ्त देंगे। 15 करोड़ वैक्सीन काफी होती है। हाँ। अभी फिलहाल के लिए। दूसरी बात, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको जिस रेट पर वैक्सीन बन रही है उन्हें खरीदना चाहिए। जैसे मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। इसी तरह एक कम्युनिटी है जिनकी सैलरी 40-50 हजार से ऊपर है, 30 हजार से ऊपर, ऐसे करोड़ लोग हैं जो कमाते हैं, वो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनको बाई करना चाहिए। तीसरी बात, स्टेट सरकार को भी वैक्सीन खरीदना चाहिए। वो क्यों नहीं खरीदेगी, वो भी सरकार है ना। और फिर उनका भी रेट बहुत कम कर दिया गया है, नेगोशिएट करके 300 रुपए कर दिया गया है। अब 300 रुपए तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है वैक्सीन का। इसलिए सरकार को और दूसरे कामों पर, ऑक्सीजन सिलेंडर है, कंसंट्रेटर है, मेडिसिन है, वेंटिलेटर्स है, अस्पतालों में बेड बढ़ाना है, ऑक्सीजन के प्लांट लगाना है और बहुत सारी चीजें। अब जैसे मई और जून में पूरे हिंदुस्तान में गरीबों को, 80 करोड़ लोगों को खाना देने का राशन दे रहे हैं 5 किलो, ये सब भी व्यवस्थाएं करनी है, उनकी तरफ भी देखना है। तो मैं समझता हूँ 300 रुपया वैक्सीन के लिए बहुत कम।
ठीक है महिमा सिंह जी, आप मानती हैं कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो प्राइस रेट यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं बाकायदा वैक्सीन को लेकर, उसमें जो विपक्ष की तरफ से वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े किए गए थे, एक भ्रम पैदा किया गया था, ये कहा जा रहा था, सवाल खासतौर पे उठाए जा रहे थे, अगर देखा जाए तो वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे कि वैक्सीन सही नहीं है। इस वैक्सीन को लेकर भी लगातार लोगों में एक असमंजस की स्थिति पैदा की जा रही थी, जैसा कि सत्ता पक्ष का कहना है। तो उसका नुकसान अब उठाया जा रहा है क्या कि पहले तो जब वैक्सीन अवेलेबल थी तो बाकायदा डोजेस बर्बाद हो रही थी क्योंकि लोग सामने नहीं आ रहे थे। अब एक अचानक से लोग कह रहे हैं कि हमें वैक्सीन चाहिए, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग को लेकर सवाल उठ रहा है, सप्लाई को लेकर सवाल उठ रहा है। कुछ हद तक विपक्ष को जिम्मेदार मानती हैं या नहीं? विपक्ष का कार्य है सवाल उठाना, और जॉर्ज गॉर्डन बायरन ने कहा है जो लोग सवाल नहीं उठाते वे पाखंडी हैं, सवाल नहीं कर सकते वे मूर्ख हैं, जिनके जहन में सवाल करता ही नहीं वे गुलाम है। विपक्ष का एक लोकतंत्र के अंदर कर्तव्य है कि वो सरकार पर सत्ता में बैठे हैं उन पर सवाल उठाए। विपक्ष ने जब जहां सवाल उठाने की आवश्यकता पड़ी है सवाल उठाए। अभी बार बार हम ये बहुत ही लचर सा तर्क सुन लेते हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, विपक्ष नीतियां सीख रहा है, पता नहीं क्या क्या, विपक्ष अपना कार्य कर रहा है। लेकिन ये सरकार ये भूल गई है कि आए दिन विपक्ष को सुझाव दे रहा है। 27 अप्रैल को हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पत्र करके ये कहा कि ये समय एक दूसरे के आमने सामने खड़े होने का नहीं है, ये समय एक दूसरे का साथ देने का है। इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, पिछले वर्ष रामचंद्र गुहा जी जो एक माने हुए इतिहासकार हैं, लेखक हैं, उन्होंने जब नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिख करके कहा कि आप विशेषज्ञों की सलाह लें, तो उस पे उत्तर ये आया था, आई डोंट बिलीव इन हार्ड वर्ड, आई बिलीव इन हार्ड वर्क। ये जो इस तरह के जुमले हैं, जो जुमलेबाजी परोस रहे हैं देश को, ये दरअसल क्या है? पिछले वर्ष फाइजर और मॉडर्ना दोनों कंपनियां सबसे पहले अगस्त और सितंबर के महीने के आसपास भारत के पास आ गई थी वैक्सीन लेकर, लेकिन उनके साथ क्षतिपूर्ति या इंडेमनिटी का नियोजन किया नहीं जा सका। सरकार वो नियोजन करने में असफल रही और उसको क्या कह करके ढांप दिया, आत्मनिर्भरता कह करके ढांप दिया। आज 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा में 1500 करोड़ के कार्य को अनिवार्य सेवाओं में डाल दिया गया है। वहां कितने ही हजारों जो कार्य करने वाले जो लोग हैं वो आ रहे हैं। 90 गाड़ियों को परमिशंस दी गई हैं, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं है कि इसेंशियल सर्विस में कैसे आता है। अभी वैक्सीन के आंकड़ों पे बात करें जी, 94 करोड़ की वयस्क संख्या है इस देश में, वयस्क जनसंख्या। हमें जरूरत है कुल 188 करोड़ खुराकों की। मौजूदा उत्पादन के आंकड़े इस प्रकार, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 6 करोड़ प्रति माह दे रहा है, भारत बायोटेक 1 करोड़ वैक्सीन खुराकें प्रति माह दे रहा है। उसके अलावा फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन ने ये जताया है कि आने को तैयार है। स्पुतनिक आ चुका है, पता नहीं अभी कितनी खुराकें मुहैया हो पाएंगी, लेकिन तब भी 6 करोड़ और 7 करोड़ सीरम इंस्टीट्यूट की और भारत बायोटेक की ली जाए तो 7 करोड़ ये हो गई। मान लेते हैं 10 करोड़ 15 करोड़ आ जाएंगे, लेकिन हमें चाहिए 188 करोड़ खुराकें। और हम बात कर रहे हैं कि इतने कम समय में इतना तैयार नहीं किया जा सकता था। जब आप सेंट्रल विस्टा का हवन करवा रहे थे कोविड के बीच में, जब आप 5 राज्यों में चुनाव करवा रहे थे, जब आप उत्तर प्रदेश में पंचायती राज के चुनाव घोषित कर रहे थे, जहां 500 अध्यापकों की पॉजिटिव आने के कारण मृत्यु हो गई है गत 2-3 दिनों में, जब बंगाल के अंदर बार बार ऑपोजिशन ने ये कहा कि इसे एक फेज में कर दीजिए, बार बार सुझाव दीजिए, पूरे सारे विपक्ष ने मिल करके, तो केवल कांग्रेस ने नहीं, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और आज नतीजा ये है कि बंगाल में ठीक है संजय द्विवेदी जी, ठीक है संजय द्विवेदी जी, विजय खेरा जी का कहना यह है कि कुछ जिम्मेदारियां तो राज्य सरकार भी निभाए, सारी जिम्मेदारियां का केंद्र के ही झोली में डाल दी जाएंगी, कुछ जिम्मेदारियां तो राज्य सरकार को भी निभानी चाहिए। अगर रेट है तो बाकायदा उसको लेकर कोई फैसला ले। जी संजय द्विवेदी जी, खेरा जी का कहना यह है, डॉक्टर विजय खेरा का कहना यह है कि कुछ जिम्मेदारियां तो राज्य सरकार को भी उठानी चाहिए ना, हर बात क्या केंद्र पर टालनी जरूरी है? अगर प्राइस है यहाँ पर वैक्सीन को लेकर तो कोशिश करें। नहीं हम ये आप गलत करें। केंद्र सरकार जो है, अब केंद्र सरकार के प्रवक्ता जो है देश को बरकराने काम करते, देश को भ्रम में डालती है। आप ये समझ लीजिए, मैं इस पर आपको बता दूं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जब पहली बार कोरोना महामारी आई थी तो स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत जो आता वो बता दूं आपको, ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर है
और जितनी भी इंजेक्शन है, तो जो चीजें आती हैं स्वास्थ्य सेवा में, तो वो सब केंद्र के हाथ में है। ऑक्सीजन केंद्र के हाथ में है और वैक्सीन केंद्र के हाथ में है। वैक्सीन केंद्र हमको उपलब्ध कराएगी। तो ये चीजें जो भ्रम पैदा करने की कोशिश ना करें। दूसरी बात मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो है दिल्ली की सरकार झूठ और फरेब से पूरी सरकारी चल रही है। जो कोई बाधा करती, कोई कहने से 1 मई को वैक्सीन लगेगी, 1 मई को हम वैक्सीन लगाएंगे, पूरा प्रचार साल चारों तरफ चल रहा है। अब वैक्सीन कहाँ है? अभी मैंने एक प्रवक्ता की बात सुन रहा तो बोलो 1 मई कह दिया गया है, अब आते आते टाइम लगे। तो आप ऐसे प्रचार प्रसार मत करें जो आप काम न कर पाए। ठीक, आप कह दीजिए 1 मई से हम डेट दे रहे हैं, लेकिन उसका 15 दिन बाद हम उसको वैक्सीन लगाने का काम करते हैं। अब क्या इसका फायदा क्या मिल रहा है इनको? अब ये राज्य सरकार, जहां की सरकारें नहीं है, उन सरकारों को जनता के सामने गुनाह कर रहे हैं, जनता के सामने कह रहे हैं साहब ये तो काम खुद नहीं कर पा रहे हैं और ये केंद्र सरकार को डाल रहे हैं। मैं एक चीज आपसे पूछता हूँ, ऑक्सीजन की सप्लाई अगर देश में हर स्टेट को केंद्र सरकार देना है, तो उसमें क्या करे वो सरकार, क्या करे? क्या दिल्ली सरकार से ऑक्सीजन किससे मांगे जाएगी? केंद्र सरकार से मांगेगी ना। और केंद्र सरकार से ऑक्सीजन मांगे, उससे राजनीति हो रही है। वो वहां पर अगर दिल्ली में चली सरकार नहीं है, लेकिन जनता ने इनके सांसदों ने तो वोट दिया। महाराष्ट्र में इनकी सरकार नहीं है, लेकिन वहां के सांसद बने हुए हैं, इनको जनता ने वोट दिया। तो जनता ने भी ये नहीं चाहते हैं। अगर आज आप देखिए ऑक्सीजन की वजह से कितने लोगों की मौतें हुई। नहीं, एक बात बताइए, नहीं 1 मिनट संजय द्विवेदी जी, मैं आ रहा हूँ, उसी बात आ रहा हूँ। दूसरी बात इनको लेके सब ये कहते हैं जीएसटी जिसमें लाया था, बोला संविधान सब एक होना चाहिए, सांसद विधायक के चुनाव भी एक साथ होने चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और वैक्सीन के रेट देखिए क्या है, ठीक है 150 ये लेंगे। ठीक है, जब आपने 35,000 करोड़ रुपया बजट में लिया था कोविड के नाम से, आपने पीएम केयर फंड में खरबों रुपए लिया है कोविड के नाम पे, तो क्या ऑक्सीजन प्लांट लगाने की, ऑक्सीजन प्लांट या जो भी सामग्री अवेलेबल होनी सरकारों को, तो वो आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते। लेकिन ये सब दिग्भ्रमित करते हैं जनता को कि हम सही है और राज्य सरकारें गलत है। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई। दिल्ली में इतनी बड़ी दिक्कतें चल रही हैं, ऑक्सीजन की कमी है, उसके बाद उन्होंने माननीय उपराज्यपाल जी को आगे सरकार बना के समझ किया। ठीक है, ये अलग मुद्दा है, ये अलग मुद्दा है। ठीक है, ये अलग मुद्दा है। फिलहाल यहाँ प्राइस को लेकर बात हो रही है। ठीक है, आपकी बात आ गई है संजय द्विवेदी जी। बिल्कुल इस बात को लेकर चर्चा आगे भी बढ़ाएंगे। हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए। जी हाँ, लगातार वैक्सीन की प्राइस को लेकर, उसके रेट को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कहीं न कहीं तू मैं लगातार चल रही है। लेकिन खास इसी बीच एक अपडेट ये भी सामने आ रही है कि सीरम के बाद भारत बायोटेक ने भी वैक्सीन के दाम राज्यों के लिए 400 रुपए कर दिया है। तो ऐसे में जब लगातार रेट घटाई जा रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसके चलते बाकायदा जो वैक्सीन है उनके रेट्स को, उनके प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सके? बात करने के लिए हमारे खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और डॉक्टर विजय खेरा हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बात बताइए विजय खेरा जी, खासतौर पर अगर ड्रग्स कंट्रोल एक्ट और पेटेंट्स एक्ट को खारिज करके क्या केंद्र सरकार जो वैक्सीन के रेट हैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकती है? क्या ये फॉर्मूला नहीं आजमाया जा सकता? इसमें क्या दिक्कत है? मैं नहीं समझा आपकी बात को, बीच में कटती है आवाज, बताइए। आपको मेरी आवाज मिल रही है बिल्कुल सही तरीके से? मिल तो रही है, बीच में चली जा रही है। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि क्या सरकार ड्रग्स कंट्रोल एक्ट और पेटेंट्स एक्ट को खारिज करके जो वैक्सीन के प्राइस हैं, जो वैक्सीन की रेट है, क्योंकि अभी सीरम के बाद बाकायदा बायोटेक ने भी 400 रुपए कर दिए वैक्सीन की कीमत, तो क्या इस फॉर्मूले को आजमा कर, इस एक्ट को खारिज करके सभी वैक्सीन की जो प्राइसेस हैं उनको सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती, ताकि सभी को सही रेट में वितरित हो सके, सभी राज्यों को? प्राइस कंट्रोल की एक सीमा है। हाँ, प्राइस कंट्रोल वही की जा सकती है जहां मुनाफा लोग उठा रहे हो, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा डबल ट्रिपल खर्चा में कैसे मिल रही है? मैं ये पूछ रहा 150 रुपए कैसे मिल रही है? जवाब दीजिए आप। अभी आप 150 रुपए में केंद्र सरकार को कैसे मिल रही है? आप रुक जाओ, दीजिए ना, 150 रुपए सरकार कैसे मिल रही है? ठीक है संजय द्विवेदी जी, आऊंगी आपके पास, जरा इस सवाल का जवाब सुन लें। ठीक है, आऊंगी आपके पास संजय द्विवेदी जी। केंद्र सरकार को वैक्सीन कैसे मिल रही है? ठीक है, ठीक, इसी सवाल का जवाब ही तो ले रहे हैं, रुक जाइए ना, थोड़ा सा धैर्य रखिए जी। मैं ये पूछ रहा हूँ कैसे मिल रही है? ठीक है, उसी सवाल का जवाब दे रहे हैं, उस सवाल का जवाब तो सुनिए। हाँ खेरा जी, 100 करोड़ रुपया नहीं कमाते हमारे मंत्री, समझ में आ गया संजय भाई? चलिए सवाल का जवाब दीजिए, अलग मुद्दे पे नहीं। ठीक है विजय खेरा जी, समझिए पहले, फिर भी आप खर्च नहीं करना चाहते हैं।
विजय खेरा जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। मैं कह रहा हूँ 150 रुपए में केंद्र सरकार को वैक्सीन कैसे मिलेगा, इसका जवाब दीजिए ना। आप तो चुने कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करने में, क्या देश की जनता आपकी जनता नहीं है? देश बाकी जनता आपकी जनता नहीं है? संजय द्विवेदी जी, एक मिनट, थोड़ा सा धैर्य रखिए। रुक जाइए, उनको मौका मत दीजिए दूसरे विषय पर जाने के लिए। रुकिए जरा, विजय खेरा जी, डॉक्टर विजय खेरा जी, नहीं, एक मिनट, उस बारे में बाद में बात कर लेंगे। पॉलिटिकल बात इन्होंने की, अब इनको सुनना पड़ेगा। आपके मुख्यमंत्री नौ सिकिया थे, खलनायक का काम किया उसने हिंदुस्तान में फैला के, समझे आप? बम्बई में अरे मैं क्यों ना क्यों किया था आपने? एक मिनट, ये विषय नहीं है आज का। एक मिनट संजय द्विवेदी जी, रुकिए जरा, एक मिनट संजय द्विवेदी जी, रुक जाइए संजय द्विवेदी जी। डॉक्टर विजय खेरा, विषय को मत भटकाइए प्लीज, रुक जाइए एक मिनट। डॉक्टर विजय खेरा, डॉक्टर अनिल के पांडे, एक बात बताइए, जो एक्ट है यहाँ पे ड्रग्स कंट्रोल करने को लेकर जिसकी अथॉरिटी रहती है उसे खारिज करके क्या वैक्सीन के रेट निर्धारित करना सरकार के लिए मुश्किल काम है? रुक जाइए आप दोनों प्लीज। डॉक्टर अनिल के पांडे, अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं समझते हैं, बहस करने से ठीक है। विजय खेरा जी रुकिए जरा, रुक जाइए। डॉक्टर विजय खेरा जी, संजय द्विवेदी जी प्लीज, बहुत गंभीर मुद्दा है, सियासत बंद कर दीजिए। रुक जाइए प्लीज, मैं सियासत नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, रुक जाइए, ठीक है, रुक जाइए प्लीज। डॉक्टर अनिल पांडे, आपको आवाज मिल रही है डॉक्टर अनिल पांडे? हमें आपको हमारी जी। ड्रग्स कंट्रोल एक्ट और पेटेंट्स एक्ट खारिज करके क्या दवाओं के या वैक्सीन के रेट को एक समान करना सरकार के लिए मुश्किल है? उनकी एक्चुअली कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रिव्यू कर सकती है, उसके हिसाब से सरकार चाहे तो बिल्कुल डिसीजन ले सकती है। ठीक है। डॉक्टर विजय खेरा जी, फिर डिसीजन क्यों नहीं लिया जा रहा है? मैंने आपसे पहले कहा है, आप किसी भी कंपनी को कॉस्ट से कम बेचने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। ठीक है। इससे बेहतर तो ये है सरकार खुद पैसा दे। रॉ मटेरियल ही है, जैसे अब अमेरिका से आ रहा है, उसका पैसा देना पड़ सकता है, देना पड़ेगा, मुफ्त में नहीं आए, देने के लिए ही तैयार होगा। बिना रॉ मटेरियल के हम नहीं बना पाएंगे, चाहे कोई भी कंपनी हो। और भी लाइसेंस हमने दिए हैं, लेकिन एक सीमा है ना उसकी। अब कंपनी बंद थोड़ी ना कर देंगे। आपने उसको बिल्कुल कर दिया, गिरा के कीमत पे दीजिए, थोड़े दिन में कंपनी बंद हो जाएगी। दे हैव टू बाय रॉ मटेरियल, दे हैव टू पे टू देयर लेबर, दे हैव टू पे फॉर अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो कर्जा तो दे रही है, बैंक के पैसे देना होते हैं हर महीने उन लोगों को, कंपनियों को। नहीं तो यहाँ पे संजय द्विवेदी जी यही तो सवाल पूछ रहे हैं ना डॉक्टर विजय खेरा जी, यही तो सवाल पूछ रहे हैं वो कि केंद्र के लिए 150 और राज्यों के लिए 400 क्यों? आपका नंबर आएगा तो बोल लेना, अभी हम आपकी पोल नहीं खोल रहे ना। संजय द्विवेदी जी, आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूँ, प्लीज सुन लीजिए एक बार। संजय द्विवेदी जी का सवाल ये है डॉक्टर विजय खेरा जी कि केंद्र के लिए 150, राज्यों के लिए 400, ऐसा क्यों? केंद्र तो पे कर ही रही है। केंद्र ने तो इतने 13 करोड़ मुफ्त में दे ही दिए हैं अभी तक। केंद्र फिर 15 करोड़ मुफ्त में दे रहा है। फिर आप क्या चाह रहे हैं? 300 रुपए में वैक्सीन नहीं खरीद सकते, जो सिर्फ आने जाने का का खर्चा होता है। तो इस फालतू की बहस है साहब। जब 1200 की थी, 2000 की थी, हम समझ सकते थे। अब इस कीमत पे भी आप नहीं खरीद सकते हैं, तो कर क्या सकते हैं? फिर आप अगर अपने स्टेट में इतना भी नहीं दे सकते हैं तो हमने मान लिया आपने 8 महीने कुछ नहीं किया अपने लोगों के लिए, मान लिया प्रवासी थे आपने भगा दिया, उनको कुछ नहीं किया। अब तो करो, अब तो महाराज सरकार को चाहिए कि इसका विरोध का क्या सवाल उठता। अब तो आप साथ दीजिएगा। अब राजनीतिक चर्चा, अभी ये कांग्रेस अभी राजनीतिक चर्चा शुरू कर दी थी। ये भूल गई कि राहुल गांधी ने ये कहा था कि हिंदुस्तान के साइंटिस्ट और डॉक्टर सरकार की भाषा बोल रहे हैं, ये वैक्सीन बेकार है, ये तुगलकी आदेश है, लॉकडाउन को जरा याद करो। राहुल गांधी अरे आप 2-3-4 लोग राहुल गांधी को वीडियो दिखाइए, राहुल गांधी का इनको जरा इनका चेहरा पता लगे। अब राजनीतिक शुरू कर देते हैं। ठीक है महिमा जी, ठीक है महिमा जी, महिमा जी एक मिनट रुकिए जरा, महिमा जी कुछ कह रही है जी। आपके राहुल गांधी ने ही ये बोला था, हम नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने बोला था कोवैक्सीन से 2 डेथ हो गई है। ठीक है महिमा जी, जवाब दे रही हैं आपकी बात का। महिमा जी ठीक है, सुन लीजिए खेरा जी। अब तो साथ दो सब मिलकर चलो। ठीक है, ठीक है महिमा सिंह जी। राहुल गांधी ने तो ये बोला था कि नमस्ते ट्रंप करवाइए, क्योंकि महामारी आ गई है विश्व और उससे आने का रास्ता है भारत के अंदर।
लेकिन उनके कहने के बावजूद वो कराया गया। राहुल गांधी जी ने तो ये बोला था कि देश के अंदर ये जो सेंट्रल के लिए पैसा लगाया जा रहा है उसको वैक्सीन की तरफ मोड़ दीजिए, तो समस्त विपक्ष ने उन्हें फॉलो किया ये बोलने में। यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये बोला कि ये जो वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका के नाम से जो वहां पर है और जो यहाँ पर है, उसमें उन्होंने बताया कि एक अजीब तरह का थ्रोम्बोसिस हो रहा है। ब्राजील ने मना किया भारत की वैक्सीन को लेने से। ब्राजील ने कॉन्ट्रैक्ट को डिक्लाइन किया। ये अंतरराष्ट्रीय खड़े हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यूज। राहुल गांधी जी ने तो जब नमस्ते ट्रंप के समय से आगाह बार बार किया था, तो वो उसके बावजूद किया गया। राहुल गांधी जी ने तो जब अभी 1 महीना पहले ये कहा था कि बंगाल चुनाव में अभी भी स्थिति संभाली जा सकती है, राहुल गांधी जी ने तो ये कहा था कि मैं आपकी रैलियां कैंसिल कर रहा हूँ। राहुल गांधी जी ने बार बार सत्ता को ये याद दिलाया था। अच्छी बात है हमारे नेता का नाम लेकर के ये बताना कि उन्होंने कितने कर्तव्य परायणता के साथ देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाया था। अभी कल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने ये बात मानी है सर्वोच्च न्यायालय के अंदर कि उत्तर प्रदेश के पास व्यवस्था नहीं है। पूरा विश्व हमारे ऊपर निगरानी बनाए हुआ है, विश्व से हम सहायता मांग रहे हैं और विश्व ये देख रहा है। एक तरफ तो ये 1500 करोड़ के सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट को एसेंशियल सर्विसेज में ला रहे हैं और दूसरी तरफ जो है हमसे ये सहायता मांग रहे हैं। आज सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्दीक कप्पन, हाथरस में जो कवरेज कर रहे थे पत्रकार, सिद्दीक कप्पन को राम मनोहर लोहिया या एम्स के अंदर स्थानांतरित करने की बात कही है सर्वोच्च न्यायालय ने, और कहा है कि अनुच्छेद 21 जो पिछली डिबेट के ऊपर मैंने बात उठाई थी, हम बार बार उठा रहे हैं, अनुच्छेद 21 स्टेट की ड्यूटी है, प्रशासन की ड्यूटी है। बार बार सारे न्यायालय याद दिला रहे हैं, बार बार विपक्ष याद दिला रहा है, लेकिन ये लोग जो सत्ता में बैठे हैं वो सिर्फ देश की आंखों पर बांध के रखना चाहते हैं, ये कहकर कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। विपक्ष वो कर रहा है जो विपक्ष का कर्तव्य है करने का। हम अपने कर्तव्य के प्रति कहीं भी चूक में नहीं है। ये कर्तव्य सत्ता पक्ष का था कि वो व्यवस्था करते देश के लिए, विपक्ष का नहीं। ठीक है, यहाँ पर चर्चा में आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन फिलहाल अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और उसके बाद लगातार चर्चा इस मुद्दे पर होती रहेगी कि आखिर जो प्राइस है वैक्सीन को लेकर वो विवाद का विषय क्यों बना हुआ है। फिलहाल वक्त ब्रेक का। 1 मई से लगातार अगर देखा जाए ये कहा जा रहा है कि अभियान की शुरुआत होगी, 18+ को भी बाकायदा वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन उधर प्राइस को लेकर और किल्लत को लेकर यह समस्या बनी हुई है, जिसके चलते गैर बीजेपी शासित राज्यों का कहना यह है कि अभी कई जगह ऐसी हैं जहां पर इसकी शुरुआत नहीं हो सकती, इस अभियान की शुरुआत नहीं हो सकती। वजह यह है कि वैक्सीन की किल्लत बनी हुई है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अनिल के पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर कोवैक्सीन है। एक बात बताइए डॉक्टर अनिल के पांडे, अगर यहाँ पर जो कंपनीज वैक्सीन बना रही हैं उनको अगर सब्सिडी दी जाती है, और खास तौर पे अगर दूसरा जो पहलू है जो कि दवाओं का बाकायदा कंट्रोल रहता है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग की तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से, उस बाबत अगर कंट्रोल पूरी तरीके से सरकार के पास आ जाता है, उस जरिए से वैक्सीन के प्राइस को कंट्रोल कर लिया जाता है, तो किस हद तक आपको लगता है कि फर्क पड़ेगा सब्सिडी के जरिए और पूरी तरीके से अगर सरकार प्राइस को कंट्रोल करती है तो कितना फर्क पड़ेगा रेट को लेकर? आपकी लास्ट लाइन मुझे क्लियर नहीं हुआ, प्लीज रिपीट कीजिए। आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ अभी आ रही है। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि जो कंपनीज इस वक्त वैक्सीन बना रही हैं उनको अगर सब्सिडी दी जाती है, और खास तौर पे अगर यहाँ देखा जाए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो कि बाकायदा कंट्रोल करती है देश के अंदर ड्रग्स के प्राइसेस को, वो अगर कंट्रोल करे वैक्सीन के प्राइस को, तो क्या कुछ हद तक फर्क पड़ सकता है जिसके चलते राज्य सरकारों पर दबाव कम आए? हाँ निश्चित रूप से, क्योंकि कंपनी को निश्चित रूप से इससे बल मिलेगा और वो अपने फुल कैपेसिटी के साथ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। एक्चुअली कुछ चीजें मैं इससे पहले ऐड करना चाहूंगा कि जो प्राइस थोड़ा एस्केलेशन का रीजन है, कोविड टाइम में जो हम लोग जैसे ये क्लिनिकल ट्रायल हुए थे, तो जो कॉस्ट हर साइट को था वो बाद में बढ़ाया गया, क्योंकि एक तो बहुत स्टाफ जो रिसर्च टीम थी वो पॉजिटिव हो जाती है, तो आपको लेना पड़ेगा। जो पॉजिटिव होके 15 दिन के लिए गए उनको फुल सैलरी देनी पड़ेगी और एडिशनल आपको ज्यादा सैलरी पर हायर करनी पड़ती है। सिमिलरली रॉ मटेरियल की भी कॉस्ट बढ़ती है, तो जो पहले और अभी में देखेंगे तो एक्चुअल रूप में भी कुछ रीजन टेक्निकली बढ़ा है। अब ये इसमें सरकार अगर यस उनको सब्सिडी देती है या जो भी ढंग से कंट्रोल की, उनको भी लॉस ना हो, क्योंकि ट्रायल पर रिसर्च में भी काफी खर्च होते हैं, रॉ मटेरियल की भी कॉस्ट बढ़ जाती है। ऐसे टाइम में पूरी सारी कंपनी में कंपटीशन है वैक्सीन ज्यादा बनाने, तो ऑब्वियसली तो कॉस्ट थोड़ा तो बढ़ता है, बट ऑब्वियसली ये नेशनल एक ये बहुत बड़ा डिजास्टर है, पैंडेमिक है,
इसमें गवर्नमेंट को सब्सिडी दे, चाहे जैसे हर व्यक्ति को वैक्सीन देने की जिम्मेवारी सरकार की है, जो कम समय में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन बने। और हमारी कंपनी के बाद इतनी पोटेंशियल है, क्षमता है, वो 6 महीने के अंदर पूरे कंट्री को वैक्सीनेट किया जा सकता है, इतनी क्षमता है, दैट इज श्योर। ठीक है विजय खेरा जी, क्या दिक्कत है सब्सिडी देने में, और उसके साथ साथ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की तरफ से आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ जी जी, सब्सिडी देने में क्या परेशानी है, और नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के जरिए आखिर प्राइस रेट कंट्रोल करने में क्या परेशानी है? वो खुद कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर वैक्सीनेट किया जा सकता है यहाँ पर आबादी को, इतनी क्षमता है। उत्तर भी देता हूँ, हाँ, और कांग्रेस प्रवक्ता का भी, आदरणीय का भी उत्तर देना आवश्यक हो गया है। पहली बात तो यह 300 रुपया वैक्सीन का कीमत बिल्कुल ठीक है। मैं नहीं समझता हूँ इसमें किसी तरह की और कोई सब्सिडी करने की या कंपनी को दबाने का कोई तरीका है वो कारगर होगा। उससे और परेशानियां पैदा हो सकती हैं। लेकिन पंचायत चुनाव की बात अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने कही है, देखिए अब हमें इतना ही खाली कहना है मैडम कि पंचायत चुनाव के लिए जब घोषणा की थी एक स्वायत्त संस्था है चुनाव आयोग, फिर भी अगर इनका विरोध था तो कभी इनके कांग्रेस अध्यक्ष ने ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना प्रेस में बोला, ना टीवी पे बोला, नहीं होना चाहिए। इनके पास एक बेस्ट लॉयर्स है, बड़े बड़े वकील हैं, जो छोटी छोटी बातों पे मंदिर पे जाते हैं, सीए पे जाते हैं, तलाक पे जाते हैं, हर चीज में कोर्ट जाते हैं। बंगाल चुनाव की बात करें, बंगाल चुनाव के खिलाफ ये गए क्या? कपिल सिब्बल से लेके विवेक तनखा जी, सलमान खुर्शीद, मनु सिंह, इतने लोग हैं, कोई नहीं गया है। ठीक है, हो गई आपकी बात। इस मुद्दे पर आपने जवाब दे दिया ना, आपने इस मुद्दे पर जवाब दे दिया ना। अब उस सवाल पे आ जाइए जो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है, सब्सिडी देने में क्या परेशानी है जो वैक्सीन बना रही है कंपनी? मैंने आपसे कहा ये अब जो ये बातें कर रहे हैं या जो सोचते हैं वो राजनीतिक रूप से कहेंगे। 300 रुपया अगर सरकार रेट तय करती है, इसके बावजूद भी कई करोड़ों डोजेस दे रही है, 15 करोड़ मुफ्त के डोज दे रही है खाली मई में। उसके बाद भी अगर वो 15 करोड़ को केंद्र सरकार नहीं लगवाना, वो स्टेट में जाएंगी लग के सब में प्रॉपरली, तो इनको मैं नहीं समझता हूँ इसमें कोई ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। इन्हें तुरंत कहना चाहिए कि हाँ ठीक है, हम तो अभी ले रहे हैं, हम तो तैयार हैं। तो इसका मतलब ये अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहते हैं। जिस तरह से केजरीवाल जी ने दिल्ली में सारा का सारा पैसा विज्ञापनों में खर्च कर दिया है और बेड्स में नहीं लगाया, ऑक्सीजन के प्लांट्स के लिए एनओसी नहीं भेजी सेंट्रल को, 8 प्लांट नहीं तो लग गए होते, अक्टूबर नवंबर में लग गए होते अगर केजरीवाल जी भेज देते तो। अब ये गलतियां जो लोगों ने की उसको ढांपने का प्रयास ना करें। हमारा सरकार को चाहिए कि इस समय मिलजुल के उन लोगों का इलाज करने की व्यवस्था की जाए, और इसके लिए आपको बहुत पढ़ा है टाइम। इसी तरह से अब ये कृषि वाला आंदोलन था, 1.5 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया था। भारत सरकार भी मान गई थी 1.5 साल तक कुछ नहीं होगा, फिर भी ये कांग्रेस और केजरीवाल हवा डालने जा रहे हैं, उसमें एक बुझे हुए शोले में चिंगारी लगा रहे हैं। ठीक है, आप किसान आंदोलन पे चले गए, फिलहाल वो मुद्दा नहीं है। ठीक है महिमा जी, एक बात बताइए। ठीक है महिमा जी, एक बात बताइए, राज्य सरकारें अगर मान लीजिए 1% मान लीजिए कि केंद्र सरकार ने कहा कि आप इस रेट पर जो वैक्सीन है वो खरीद सकते हैं और अपने राज्य की जनता को वैक्सीनेट कर सकते हैं, तो क्या अगर राज्य सरकारों के पास क्या इतनी भी क्षमता नहीं है कि अगर वहां से मदद नहीं भी मिल रही है, 1% मान लीजिए कि मदद नहीं भी मिल रही है, तो जनता तो आपकी है ना, शासन आपका है, तो रिस्क तो लेंगे ना। मदद नहीं मिल रही, सही बात है महिमा जी, मैंने 1% लगाया है, संभावना जताइए, कंफर्म नहीं किया जी। महिमा जी दोहरा रही हैं, जो लोग सवाल नहीं उठाते वे पाखंडी हैं, जो सवाल नहीं कर सकते वे मूर्ख हैं, जिनके जहन में सवाल उभरता ही नहीं वे गुलाम हैं। आपने बात पूछी है प्रदेश प्रशासनों के बारे में, प्रदेश सरकारों के बारे में, राज्य सरकारों के बारे में। राज्य सरकारों ने जहां तक हो सका है प्रियंका जी, वैक्सीन को निःशुल्क करने की घोषणा कर दी है बहुत सारी राज्यों ने, उसमें भाजपा के द्वारा गवर्न्ड राज्य भी हैं और कांग्रेस द्वारा प्रशासित राज्य भी हैं, अन्य पार्टियों द्वारा प्रशासित भी हैं। पर सवाल तो ये है प्रियंका जी, 188 करोड़ खुराकें चाहिए, हमारे पास अभी मादा है सिर्फ 7, 8, 10 करोड़ खुराकों का, निःशुल्क कर दिया राज्य सरकारों ने। पर केंद्र सरकार ने व्यवस्था कहाँ की? मैंने शुरू में सवाल उठाया था आंकड़े बता करके कि 94 करोड़ की वयस्क जनसंख्या है, 188 करोड़ डबल डोज लगना है, 188 करोड़ खुराकें चाहिए, वो कहाँ से आने वाली हैं? कहीं से प्रकट होने वाली हैं? 1 साल का समय हमारे पास बीच में जो था,
उसको पूरी तरह से व्यर्थ गवाया है इस सरकार ने। ये बार बार बात करते हैं हमारे नेताओं की, अब मरता क्या ना करता चुनाव आयोजित कर देंगे, तो ये यही चाह रहे हैं क्या कि ऐसे में विपक्ष की पार्टियां पीछे, बहुत ज्यादा साफ आवाज नहीं आ रही थी मुझे भाजपा की तरफ की, लेकिन जो भी समझ में आया जोड़ तोड़ करके, शायद विवेक तनखा जी का नाम लिया था और हमारे नेताओं का नाम लिया था, तो मरता क्या ना करता जाना पड़ेगा। अब जिन 500 अध्यापकों ने अपनी जान गंवाई है वो क्या करते, उनके पास कौन सा विकल्प छोड़ा था सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार तो इतनी नीचता पर उतर आई है, क्षमा चाहती हूँ इस शब्द के लिए, पर इसके अलावा कोई शब्द मेरे पास है नहीं, क्योंकि इतनी निम्नता पर उतर आई है कि वहां से कोई फेसबुक के माध्यम से ऑक्सीजन की गुहार लगा रहा है तो उसके खिलाफ FIR कर दे रहे हैं। ये पता नहीं कौन से संविधान का पालन कर रहे हैं। जो सवाल उठा रहा है उसको सियासत करने के लिए आरोपित कर रहे हैं। अरे भैया आपसे सवाल ना उठाएं तो मर जाएं। ठीक है विजय खेरा जी, अभी जिस तरह से महिमा जी ने कहा कि कई राज्य हैं जिन्होंने बाकायदा निःशुल्क कर दिए हैं, खुद दिल्ली में भी जिसका बाकायदा बार बार उदाहरण दे रहे थे, वहां पे भी निःशुल्क करने की बात की, लेकिन जब वैक्सीन ही नहीं होगी तो कहां से करेंगे। अच्छा, अब अगर आप विदेशी मीडिया की भी तरफ गौर करेंगे तो उन्होंने भी सीधे सीधे कटाक्ष करना शुरू कर दिया है। उनका कहना यह है कि आप बाहर यहाँ पर अगर देखा जाए तो निर्यात करने की बात करते हैं, लेकिन आपको खुद ही नहीं पता है कि आपके देश के अंदर प्रोडक्शन को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है। उधर दूसरी तरफ देखिए, एक बिंदु जोड़ूंगी जी, आपने अभी विदेशी मीडिया की बात कही है, ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने छापा तो हमारे वहां पर जो हाई कमीशन है उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को फटकार लगाने की कोशिश की, जिसका आज और विस्तार से जवाब आ गया है। ये भूल रहे हैं कि वहां का मीडिया उनके कंट्रोल में नहीं है, उनके ऊपर उनकी प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है विजय खेरा जी, तो ऐसे में जब पूरा देश, सभी दुनिया के सभी देश इस बाकायदा वैक्सीन को लेकर बुकिंग कर रहे थे, तो फिर भारत कहाँ था, वो कहाँ पीछे रह गया, आकलन क्यों नहीं हुआ सही? एक्चुअली जब आप झुकती है ना, थोड़ी आवाज बीच में चली जाती है, फिर से बोल दीजिए जी। यहाँ पर एक बात बताइए विजय खेरा जी, जब पूरे दुनिया में देश बाकायदा बुकिंग कर रहे थे वैक्सीन के लिए, हालात से अच्छी तरह से वाकिफ थे कि क्या परिस्थितियां बनने वाली हैं, फिर भारत से कहां पर चूक हुई, वहां पे बुकिंग क्यों नहीं हुई केंद्र सरकार की तरफ से, ताकि जो परिस्थितियां आने वाली है, सेकेंड वेव आने वाली है, उसकी तैयारी हो सके? हमने विश्व का रिकॉर्ड कायम किया है। हाईएस्ट जो वैक्सीन है हिंदुस्तान में ही लगी है, पूरे वर्ल्ड में 14 करोड़, कहीं नहीं लगी, न लग पाई है अभी तक, और इतने शॉर्ट पीरियड में लगी है। इसलिए ये हमेशा जब भी बात करेंगे ये कंपैरिजन सामने आएगा, जब दूसरे देशों के साथ बात कर रहे हैं तो हिंदुस्तान ने एक रिकॉर्ड कायम किया है इस समय। कौन सा रिकॉर्ड? नहीं, एक मिनट, आपने रिकॉर्ड की बात की है, यहाँ पर 1 मई से बाकायदा एक अभियान की शुरुआत होनी है, उसके लिए बाकायदा कई राज्य हैं जो ये कह रहे हैं कि उनके पास तो वैक्सीन ही नहीं है, वो 1 मई से कहाँ से शुरुआत करें उसकी? हाँ, 1 मई से वैक्सीन मिलेगी उनको, उसके पहले ही मिल जाएगी, और अभी तो है। कई राज्यों ने तो ये बोला है कि 15 मई से पहले वो शुरू नहीं कर पाएंगे। कई राज्यों ने ये बोला है 15 मई से पहले। जी संजय द्विवेदी जी, संजय द्विवेदी जी, कई राज्यों ने ये बोला है कि उनके पास नहीं है व्यवस्था कि वो 15 मई से पहले शुरू कर पाएंगे। तो जब उनको 15 मई से शुरू करना है, उनको वेट करना होगा। बाकी हमारे पास अभी स्टॉक है डोजेज का, और अभी बन भी रही है रोजाना, उसका इतना भी बड़ा रॉ मटेरियल की इंतजारी हो रही थी, रॉ मटेरियल हमारे पास नहीं है। अब आप अगर इसका तो कोई जवाब नहीं है, 10 साल में देश को बचाने वाला एक राइफल नहीं सकी जो सरकार, वो प्रश्न उठा रही है हमारे ऊपर, महामारी के ऊपर। ठीक है संजय द्विवेदी जी, संजय द्विवेदी जी, क्या सिस्टम, अगर वैक्सीन उपलब्ध होती भी है तो क्या सिस्टम है आपके पास अभियान के लिए? वैक्सीन उपलब्ध हो, सभी के पास सिस्टम बना हुआ, वैक्सीन लगानी डॉक्टरों नर्सों लगानी है। ये हवाबाजी जो बातें करते हैं, जुमलेबाजी बातें करते हैं, इनको शर्म नहीं आती है कि शमशान में लाशें डलनी थी। पार्टी है, अपने साथ जीवन में आज तक नहीं देखी है कि जहाँ शमशान भरे पड़े हों और ये चुनाव प्रचार में वोट मांगने जा रहे हों। तो मतलब ये क्या, कहाँ गई है हम? अब एक साल इनको मालूम था कि फेफड़े में संक्रमण होने से ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, पूरी दुनिया बता रही थी। 162 प्लांट लगाने की बात कही गई, उसमें मत 33 प्लांट लग पाए। क्यों लग पाए? कि उन्होंने एक ही कंपनी में पूरे प्लांट दे दिए थे। ये आपदा में भी अवसर ढूंढते हैं, अब व्यापारियों की पार्टी है, हम तो हमारे 2 की पार्टी है,
इसलिए देश में जो लॉसेज लाइन लग रही है कि इनकी मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा बिल्कुल सही बैठता है। मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए आज लाशों की लाइन लग रही है। ठीक है, महिमा जी एक आखिरी कमेंट कीजिए जल्दी से, वक्त नहीं है मेरे पास। ठीक है, जल्दी से, वक्त नहीं है मेरे पास। एक मिनट रुकिए जरा। ठीक है महिमा जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। एक मिनट खेरा जी, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। हाँ, पीएम केयर्स फंड कहाँ गया? पीएम केयर्स फंड में गुल्लक उसके लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात कर तो रहे हैं। और इंडेमनिटी के ऊपर मैंने शुरू में बात पूछी थी, क्षतिपूर्ति के ऊपर कोई क्लॉज पे सेटल क्यों नहीं कर पाई थी गवर्नमेंट पिछले साल, और वो कहीं बात बाहर भी नहीं आने दी। वो तो अब सामने आई जब मॉडर्ना ने तो इनकार कर दिया भारत आने से कि आपके पास इंडेमनिटी में सेटल करने के लिए क्लॉज ही नहीं है, आपके पास नीति नहीं है, आप इंडेमनिफाई कैसे करेंगे बाहर से, क्षतिपूर्ति कैसे करेंगे बाहर से आने वाले। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई। इन दो बातों के ऊपर ठोस जवाब दें। ठीक है, लेकिन यहाँ विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम केंद्र का थोड़ा सपोर्ट करे, ताकि जो एक तरह से दबाव बना हुआ है वैक्सीन को लेकर। करेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह पत्र लिख रहे हैं, सोनिया गांधी जी पत्र लिख रहे हैं, हम लोगों ने कोविड सेल बनाए हैं। हम ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर मस्जिद अगर देखा जाए तो वही बनी हुई है, परिस्थितियां वही हैं। केंद्र सरकार का कहना यह है कि मदद के लिए तैयार है, लेकिन वहां पर अगर देखा जाए तो गैर बीजेपी शासित राज्यों का कहना है कि 1 मई से वो अभियान की शुरुआत नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास वैक्सीन नहीं है। ऐसे में सिर्फ अगर देखा जाए तो दावे और वादे हो रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर काम होता हुआ कब नजर आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप एपीएन के साथ जुड़े रहिए।